हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेल डन एंड प्रिपेयर यूर द क्वेश्चन पेपर फॉर एग्ज़ाम। तो आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में जितने भी चैप्टर आपका है उस चैप्टर में जितने भी फार्मूले यूज हुए हैं और उन फार्मूले पर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले थे उस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो इस वाले टॉपिक्स में केवल और केवल आपको बात हम लोग वही करेंगे कि हर एक चैप्टर का जो फार्मूला है आपको जो यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है उस पर आज हम लोग बात करेंगे चर्चा। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाली जो वीडियो चलेगी उसका आज का पूरा कैलकुलेशन आपको मिलेगा। मतलब कैलकुलेशन ये रहेगा कि जो अब तक जो क्वेश्चन आए होंगे या जो आने की संभावना रहेगी, है ना, 75% का गेस रहेगा, आपको उसको पढ़ाना है। वो हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। अभी फटाफट हम लोग चलते हैं वन बाय वन चैप्टर का। हम लोग जितने फार्मूले हैं इसको यूज हम लोग करते हैं, यानी क्या क्या कौन से फार्मूले हैं तो उसमें हम लोग बात करेंगे। पहला चैप्टर हम लोग का है जो क्लास 10th का है वो आपका रियल्स नंबर्स है, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या में आपका केवल दो फॉर्म है, एक आपका यहाँ से मिलेगा यूक्लिडियन प्रमेय जिसको हम लोग बोलते हैं, और दूसरा हमको एचसीएफ और एलसीएम से क्वेश्चन बनता है। दो टाइप से यहाँ पर आप लोग बने क्लास जो 10th में इस बार जो सिलेबस में है। अब उसमें कुछ और से नंबर्स थे उसको काट दिया गया। क्या पूछ रहा था, क्या सम होगा, कब विषम होगा, जैसे 6n सम होगी कि विषम होगा, उस चैप्टर में था, बट इस वाले सिलेबस में बार काट के निकाल दिया। तो हम लोग पढ़ना क्या है, इसमें जो फर्स्ट वाला होता है ये यूक्लिडियन प्रमेय है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिडियन का प्रमेय, ये यूक्लिडियन विभाजन बोलते हैं। फर्स्ट टॉपिक इसमें जो है, टॉपिक जो फर्स्ट है यूक्लिडियन, है ना, या यूक्लाइड बोलते हैं इसको, हम लोग ऐसे लिख लेते हैं यूक्लाइड, ऐसे इसको हटा देते हैं चैप्टर। ये यूक्लाइड विभाजकता का नियम, क्या नाम इसको यार, विभाजन प्रमेय क्या बोलते हैं, क्या विभाजन प्रमेयिका। इस पे एक छोटा सा ये फर्स्ट वाला इसमें टॉपिक्स है, कुछ भी नहीं है। इसको हम लोग एक नाम से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो भागुयोग के नाम से हम लोग पढ़े थे, कि जो कि डिफाइन होता है क्या इस पर। अब जहाँ पर एचसीएफ निकालते थे हम लोग, एचसीएफ निकालने का एक तरीका होता था भाग विधि से, सेम प्रोसेस वही है, उसी को इसके थ्रू किसी भी दिए गए संख्या का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। जो इसमें यूज है यूक्लाइड, इसको हम लोग यूक्लाइड विभाजन प्रेमिका बोलते हैं, यूक्लिडियन विभाजन प्रेमिका बोलते हैं। तो इस पर होता क्या है, इसका सिंपल सा एक फार्मूला होता है, कुछ है नहीं, आप लोग मैंने जो बताया था वही है कि इसको हम लोग क्या बोलते थे। कोई नंबर मेरे पास होता क्या था, यहाँ पर जैसे मैं लिखूँ a = मैं सब बात करूँगी क्या होता है, a = BQ प्लस का R, ये होता है। अभी हम इनको आपको क्लियर कराऊंगे क्या चीज़ कैसे होता है, लेकिन कंडीशन ये R जो हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा कंडीशन देती है 0 और किससे हमेशा बीच में होना चाहिए, या तो 0 हो जाना चाहिए या तो 0 के बराबर होगा, और ये लेस देन रहेगा हमेशा b से। ये कंडीशन है। कंडीशन क्या होता है समझ लो थोड़ा सा। इसको हम लोग अगर थोड़े से मैं बात करूँ तो जैसे अब पढ़े भी होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा मुझे कुछ करना भी नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास क्या है, अगर ये आपका संख्या मेरे को a है, यानी जिसमें भाग दिया जाएगा, और किससे भाग दिया जाएगा, अगर b से भाग देने पर जो भागफल है q आ जा रहा है, और उस दौरान इसका जो रिमाइंडर होता है अगर r आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं विभाज्यता का प्रमेय। अब इसको हम लोग लिखने का तरीका जो होता था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इस b को हम लोग बोलते थे क्या, भाजक बोलते थे, डिवाइजर भाजक इसको हम लोग बोलते थे, और इस वाले a को हम लोग क्या नाम देते थे, भाज्य, क्या नाम दिए, भाज्य, और इसको हम लोग क्या देते हैं, भागफल, है ना, और ये क्या होता है आपका शेषफल। इतना तो आप लोग खूब पता है। और भाग करने का भी नियम यही होता है, किसी संख्या से किसी संख्या को भाग दो तो शेषफल और आपका भागफल जरूर आता है। अगर मुझे रूल्स था आपका, अगर मुझे ये डिवाइडेंट चाहिए, अगर मुझे डिवाइडेंट चाहिए तो डिवाइडेंट के लिए सिंपल सा फॉर्म होता है क्या, भागफल गुणे भाजक धन का शेषफल। अगर इस वाले कंडीशन में देखो तो ये आपका क्या है, b है भाजक, q है आपका
भागफल, तो Q इंटू बी प्लस का रिमाइंडर तो बन जाएगा मेरे पास A। तो ये आपका छोटा सा फॉर्म होता है इस पे एचसीएफ निकालने का, यूक्लिडियन मेथड्स होता है, फार्मूला ये आपका था। दूसरा आपका इसमें इसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन बनेंगे। अब बनेंगे क्या, किस कंडीशन पे, जैसे अगर मैं बात करूं तो इसमें कहीं दे देता है जिसको ब्रेक करना होता है। जैसे अगर यहाँ पर क्वेश्चन इस पे जो बनता है इस टाइप का बनेगा, जैसे कहेगा क्या, मैं सिंपल से क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे कहते हैं क्या, यहाँ पर मैं क्वेश्चन एक छोटा सा ले रहा हूँ, 4000 का 52 है ये, और दूसरा क्या बोला है, दूसरे नंबर से दे रखा है हमको 12,576 का 76, ये दोनों संख्या है। और इसका कह रहा है मुझे एचसीएफ फाइंड करिए यूज ऑफ यूक्लिडियन मेथड से। कैसे, या यूज ऑफ यूक्लिडियन एल्गोरिथम भी बोलते हैं इसका नाम, यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं इसका, मैं नाम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को कोई भी समस्या न हो। कहीं पर विभाजन एल्गोरिथम आपका यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लाइड विभाजन एल्गोरिथम। जो चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही है उसको आप लोग नोट करके इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पहले क्या होना चाहिए। यहाँ पर एक कंडीशन और, अब हम इसको हम लोग कैसे करेंगे, करने का सिंपल सा तरीका होता है, प्रयोग करने से पहले थोड़ी सी बातों को हम लोग समझ लेते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। भाई छोटी संख्या से हमेशा बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूँ ये संख्या बड़ी हो तो इसमें भाग थोड़ी जाएगा, जो छोटी होगी उससे हम लोग बड़ी बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो हमें ये चेक आउट करना होता है। इसमें अगर मैं चेक कर पाऊँ तो ये 4052 जो है वह लेस देन है किससे, 12,576 से। हाँ अच्छा, यहाँ सॉरी यहाँ पर जो 55 लिखा हूँ, अच्छा ये है। अभी मैंने एक क्राइटेरिया पर डिसाइड कर पाया कि कौन बी होगा कौन ए होगा। अब यहाँ से मुझे ये पता चल पाया कि ये क्या होगा आपका, ये बी होगा और ये क्या होगा, ए होगा। बोलो हाँ या ना, यही होगा। अब इसको मुझे इसी मेथड पे ब्रेक करना स्टेप टू स्टेप, और तब तक स्टेप मुझे करना है जब तक मेरे को रिमाइंडर क्या ना बच जाए, जीरो ना आ जाए। क्या ना आ जाए, जीरो। कंडीशन नहीं रखना इसमें कि तब तक हमको इसको फैक्टर ऐसा करते जाना है कि इसका क्या हो जाए, रिमाइंडर मेरे को जीरो जहाँ पर आ जाए। जहाँ पर रिमाइंडर जीरो आ जाएगा और जहाँ पर वो क्यू जो वैल्यू होगी मेरे को क्यू, वही क्या हो जाता है, इसका HCF होता है ना। ये सब बात हम लोग किए हैं। तो ये था, इस पे इस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा। अब मैं एक स्टेप करके दिखा दे रहा हूँ, आप उसको आगे कंटिन्यू करके रखेंगे। तो ये 12 है और 5 है, 7 6 है, 12,506 को करेंगे क्या, इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने का सिंपल सा तरीका यही वाला है, सेम करो करने का। एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ, यानी इससे यानी 4052 से अगर मैं भाग दूँ 12,576 में तो कितना बार जाएगा, अगर मैं समझूँ कितना जाएगा, 9 बार जाएगा। कितना जाएगा, 9 बार जाएगा। कितना, अगर यहाँ पर 9 बार लेके जाएंगे तो गुणा करो, 9 बार अगर जाएगा तो इसका शेषफल कितना बन जाएगा आपका, 400 का 20 बनेगा। तो आएगी कितनी वैल्यू, भाग के देख लो यार, 9 का गुणा करो, 9 दूंगा का 18 का 8 जाएगा। यहाँ पर देखो 9 दूंगा का 18 के 8 हासिल गया को 1 है ना, और 9 पचे का 45, 45 क्या 46 को 6 हासिल गया 4, और 9 जीरो ये जीरो का 4 जाएगा यहाँ पर, और 9 चौकों का 36 ज़्यादा हो जा रहा है क्या भाई, कम बजाओ, 3 बार जाओ ना, 3 चौके 12, हाँ 3 बार जाओ, 12,156 कितना आ जाएगा, भाग देना आप लोग, भाग दे लो ना, 12,100 का 56 ये आ जाएगा, इसको घटा लो, ये जीरो आ जाएगा, ये आपको कितना आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 4, ये कटांग कुटुम, ये कटांग कुटुम, ये शेषफल आ गया। रिमाइंडर कितना गया, इतना आ गया शेष, और भागफल कितना है, इतना। तो इसको मैं लिख पाऊँ कैसे, होता मैंने क्या अभी बताया जस्ट, इसका गुणा इसमें धन का शेषफल। मैंने फिर क्या कहा, इसका गुणा इसमें करो, यानी भागफल गुणे का भाजक धन का शेषफल। तो मैं ऐसा लिख पाऊंगा, इसको कैसे लिख पाऊंगा, हम लोग अगर इसको लिखना चाहें तो 452 गुणे का 3 बार गया था, प्लस का शेषफल कितना आ गया 400 का 20, ठीक है ना।
अब यहाँ के बाद नेक्स्ट आपको जो सेकंड स्टेप करना है, क्यों, जब तक मुझे ये शेषफल 0 नहीं मिलेगा तब तक हम लोग क्या करते जाएंगे, इसका इसी तरह से पैटर्न फैक्टर बनाते जाएंगे। तो चलो दूसरे वाले स्टेप हम लोग करना क्या, अब ये जो है ये फिर अगेन इस वाले को हम लोग ब्रेक करेंगे, जो मेरे पास वहाँ पर डिवाइजर होता है उसी को ब्रेक करेंगे। अब इसको मैं फिर से अगेन ब्रेक करूँगा, ये स्टेप फर्स्ट होता है, ऐसे लिखना पड़ेगा, स्टेप फर्स्ट में ये सॉल्व किया गया, स्टेप ये सेकंड होगा। जब अगर सॉल्व करने की बात आएगी तो है ना, ये है ना स्टेप, इसको ब्रेक करो, ये 5 2 इसको डिवाइड करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, इससे भाग देंगे, किससे, जो मेरे पास डिवाइजर था, मतलब यहाँ पर जो इसका रिमाइंडर जो होगा इसके लिए क्या बन जाएगा, भाजक का काम करेगा। चलो फिर क्या करना है, अब 4052 में मैं किससे डिवाइड करूँगा, इसके रिमाइंडर से, तो 400 का 20 से। चलो भाग दो, कितना बार जाएगा, जल्दी से भाग दो, कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 4 दूँ 8 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, एक बार जाएगा, कितने बार जाएगा, जल्दी से भाग दो फट से, 9 बार जाएगा, तो 9 बार लेके जाओ यहाँ पर, 9 बार जैसे जाएगा क्या होगा, 0 हो जाएगा, और 9 दूँगा का 18 के 8 हासिल गए हो 1, और 9 चौका 36, 36 से का कितना हो जाए, 37 आ जाएगा, यहाँ पर घटाओ कितना आ जाएगा वैल्यू, ये आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, है ना। तो अब इसको लिखने का तरीका फिर वही कि इसका गुणा इसमें धन का जोड़, तो बराबर क्या आ जाएगा आपका, 400 का 20 गुणे का 9 धन का 200 का 72। अगला स्टेप कैसे करेंगे, स्टेप थर्ड वाला, हाँ 200 का 72 का भाग देंगे किसमें, 420 में, तो इसको थर्ड स्टेप जो बनेगा ये बनेगा 420 बराबर का, अब इससे इसमें भाग दे के देख लो, यानी 420 में किससे, जो रिमाइंडर था उससे भाग दो, कितना था, 200 का 72। ये ध्यान बैठा लेना भैया, क्वेश्चन स्टेप अगर बने तो क्या होगा, कितने बार, एक बार जाएगा, एक बार आ जाएगा, कितना आ जाएगा, घटा दो, कितना आ जाएगा, ये 8 आएगा, घटाओ भैया फट से, 11 में से 4 गए, सॉरी हाँ 8 बचेगा, और ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब इसको 148, सॉरी रिमाइंडर था ये, तो 272 गुणे का 1 धन का रिमाइंडर 148, बात बोलो हाँ या ना। अब करना क्या है, फिर मुझे क्या करना, अब इससे मैं क्या करूँगा, इसमें डिवाइड करूँगा, है ना, तो ये फोर्थ स्टेप होगा, स्टेप आपका फोर्थ हो गया, स्टेप आपका फोर्थ हो गया, मतलब क्या, 272 में कितने का भाग दूँ, 178 का, सॉरी 48 का, तो भाग दो, कितना आ जाएगा, फास्ट करिए आप लोग, हाँ तो एक ही पर जो भी जाए इसको करो ना आप लोग, हाँ कितना आ जाएगा, 2 बार में कट जाएगा पूरा, कटेगा नहीं, भाग देखो 296 आएगा, कितना आ जाएगा, 296 कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, श्योर हो ना, 172 में 2 बार जाएगा, कितना होगा, 2 अट्ठे का 96, 2 अट्ठे का 16, और 2 दूआ का 4, यानी 8 का ये 9 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, खोपड़ी खोल के काम करो, ये आ जाएगा 148, डिवाइड मतलब घटाओ इसको, 4 आ जाएगा, 6 जाएगा, 6 में से 4 गए हो 2, ये क्या हो जाएगा, 1 आएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको हम लिख पाऊँ क्या, 272 गुणे का 1 धन का कितना, 124, 100 का 24। फिर अगेन फिफ्थ वाला स्टेप क्या बनेगा, इसको डिवाइड करना किसके, 124 से, बोलो हाँ या ना, बोलो यार, गुणे इतने का बराबर को डिवाइड करो, कितना 100, यानी हो जाए क्या, 272 का गुणे 2 बार जाए क्या, शायद 2 दुइये का कितना आया था, 148 आया था ना भैया, कि 124, ये कितना हो जाएगा, ये इससे 148, हाँ 148 गुणे का कितना होगा, 8 दूनी के 16, 2 बार जाएगा, है ना, देख लो कितना जाएगा, 124 आएगा ना, ये कहाँ पर यार, ओ सेट यार, 3 और 4 देखिए, ये तो 100 कितना होगा, 148 हो ना, हाँ ये 148 था, 148। अब यहाँ पर कितना करेंगे,
148 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 148 को ब्रेक करो 124 से, 148 को भाग दो 124 से, यही ना, 124 से 148 को भाग दो, फट से भाग दो, के बाद में जाएगा 24 आएगा, 24 का भाग 124 में देंगे, उसके बाद 120 आएगा, 40 का वो आएगा 124 है, कितना आ जाएगा यहाँ से, यानी 100 का 24 गुणे का 1 धन का 24 है ना। अब फिर अगर 6 वाला स्टेप क्या बनेगा, एक लिख दीजिए, 124 गुणे का 1। हाँ चलो अगला वाला स्टेप कितना जाएगा, अब ये बचेगा 24, 24 भाग 124 124 यहाँ पर लिखो बराबर का 24 गुणे का 5 धन का 4, श्योर हो ना, मन इससे भाग दे के इसमें देख लेना। अब इसके बाद स्टेप 7 जो बनेगा वो क्या होगा, 4 भागे 24 ये बनेगा 24 बराबर क्या होगा 4 गुणे का 6 धन का 0। यही हम लोग को चेक करना था, कब आए ये 0, जैसे मेरे को 0 मिला अब मुझे कंप्लीट सोल्यूशन ये आ गया। अब एचसीएफ आपको ये जानना है कि 4 होगा कि 6 होगा। एचसीएफ आपका जो बी वाले नंबर्स होता है वो एचसीएफ होता है, ये जो बी होता है ये जिससे कटता है वही आपका होता है, ध्यान रखना, जिससे नंबर कटता है। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा आपका 4 होगा। ये इस दोनों का जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा आपका 4 होगा। ये था, इस पे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। मैंने एक क्वेश्चन बता भी दिया, इस तरह से आपको सिस्टम से 1 बाय 1 ऐसे करके आपको निकालना है। जो इस वाले से मिलेगा क्वेश्चन आपका वास्तविक संख्या से। चले आगे, अब इसमें एक क्वेश्चन, एक टाइप और क्वेश्चन बन जाएगा आपका, कभी कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू धन का 1 हो या 6 क्यू धन का 3 हो या 6 क्यू प्लस का 5 के रूप में हो, तो क्यू कोई भी पूर्णांक है तो इसको आपको दिखाना है कि एक विषम संख्या होती है ना। तो 2 टाइप किसके क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वाला टॉपिक हम लोग क्या है, और इसमें एचसीएफ वगैरह ये आप लोग का बनेगा। एक और फार्मूला बनता है आपका, जैसे एचसीएफ वगैरह इस पे जो बनता है एचसीएफ और एलसीएम के, है ना। हाँ, इसको हटा दे रहे हैं, ये वाला हटा रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट वाले पे हम लोग बात करेंगे, आप लोग नोट करते चलिएगा, शॉर्ट स्क्रीन ले लिया करो। आगे हम लोग बात करेंगे क्या इस पे, इस वाले चैप्टर में एक टाइप क्वेश्चन और बनते हैं, वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। किस पे आपका एचसीएफ एलसीएम प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या पे, है ना। मेरी बात समझो, जैसे इस पे क्या होता है, दूसरा जो टॉपिक से इसका, उस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपका। जैसे मैं बात करूं क्या, जैसे मेरे पास एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए मिनिमम 2 नंबर की मुझे रिक्वायर्ड होती है ना। कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए तभी आएगा एचसीएफ और एलसीएम, अदरवाइज क्या मतलब है। अगर 2 संख्या, अगर मैं मानता हूँ एक संख्या मेरे पास ए है और दूसरी संख्या बी है, समझना ध्यान से, मेरे पास एक संख्या ए है दूसरी संख्या बी है और इसका एलसीएम जो दे रखा है, एलसीएम उसको मानता हूँ मैं एम, और इसका एचसीएफ जो आएगा, एचसीएफ जो आएगा उसका हम मान लेते हैं कि क्या आपका एन है, ठीक ना, एन और एम मैंने मान लिया, ठीक। ये 4 चीज़ें मेरे को दिया, पहली संख्या दूसरी संख्या और दोनों का एलसीएम और दोनों का एचसीएफ। अगर ऐसा है तो इसमें 4 क्वांटिटी आया, एक पहली संख्या, दूसरी संख्या, फिर लस है और मस है ना। 4 क्वांटिटी दे, इन चारों में कोई 3 दे करके एक प्रश्न, एक वैल्यू पूछेगा। जैसे मैं कहूँ सूत्र होता है पहली संख्या गुणे का दूसरी संख्या बराबर का लसा या एलसीएम, चाहे अब मैं एम लिख दूँ तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ एचसीएफ, है ना। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर का लसा गुणे का मस है, एलसी, अच्छा ये मैं एलसी लिख दिया हूँ, चलो एलसीएम। ये एक सिंपल सा फंडा फार्मूला है, इस पे आपको रीअरेंज करके कोई भी 3 क्वांटिटी दिया रहेगा, कोई भी 3 क्वांटिटी दे रखेगा, उसमें एक पूछेगा, जिसको पूछेगा आप लोग इजीली पूरे आप रिप्लेस कर लें। जैसे अगर मान लो कि 2 संख्या दे रखा है और उसका एलसीएम पूछ ले, तो एलसीएम का फार्मूला आप लोग यहाँ से डेरिवेट कर लो। एलसीएम इज इक्वल टू का हो जाएगा ए गुणे का बी, और ये गुणा था इधर आके क्या भाग हो गया एचसी। तो इन पे क्वेश्चन बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन ये जो होता है इसको आप लोग याद करके रखिएगा, जो कि दूसरा टॉपिक इस वाले से है। अब आगे हम लोग चलते हैं,
अगला टॉपिक जो यहाँ पर है आप लोग का परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से, है ना। इसमें जो है कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या प्रूव करना का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगला वाला टॉपिक्स जो है आपका है, थर्ड वाला टॉपिक्स जो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। और पक्की बात, एक दो क्वेश्चन पक्की बात देखने को मिलेगा। जैसे कहेगा वहाँ पर प्रूव करने को आता है, सिद्ध करने के आएगा कि सिद्ध करने को एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, और जो कि कंट्रोडक्शन से लगता है। सिद्ध करने में आएगा, क्या आएगा, जैसे मैं बात कर लूँ रूट का 3 की बात कर लूँ, सॉरी रूट का 2 की बात कर लूँ, रूट का 3 की बात कर लूँ, रूट का 5 की बात कर लूँ, और मैंने क्या कहा, रूट का 2, रूट का 3, रूट का 5, और ऐसे क्वेश्चन इस पे बन जाएंगे, जो कि हमें क्या करना होता, उसको चेक करके ये बताना, प्रूव करके ये बताना होता है कि देखिए क्या ये संख्या आपकी क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना होता है। लगभग कुछ यही क्वेश्चन बनते हैं। 3 धन का ऐसा 2 करने में 5, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को बताए गए हैं। इसको सिद्ध करना होता है कि सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। ये जितना क्वेश्चन लिखा हूँ अपरिमेय चेक करना होता है, और इसको प्रूव करना होता है, सिद्ध करने को आएगा परिमेय संख्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आप लोग जरूर देख के जाएंगे कि इसको आप प्रूव करेंगे, क्योंकि इसमें आपका परिमेय संख्या में एक क्वेश्चन 100% बनेगा, है ना। एक क्वेश्चन इस पर जरूर मिलेगा, तो इसको आप लोग करके और हर करके जाएंगे। अब इस पर रहा बात, क्या आपको कभी कभी पूछ दे देता है कि होता क्या, अगला जो टॉपिक यहाँ पर बनेगा वो आपको ये बताना होता है कि आपका दशमलव संख्या जो है शांत है कि अशांत है, देख करके आपको जज करके बताना होता था। वहाँ पर कई रूल बताए गए थे कि कब किसी की घात अगर ये पावर या उसका जो जिससे भाग दिया जाता है 2 और 5 का मल्टीपल हो तो शांत आएगा, अदरवाइज अशांत दशमलव के केस में जाते हैं, है ना। क्योंकि दशमलव 2 प्रकार के थे आपका, शांत और अशांत। अशांत भी 2 प्रकार के होते थे, है ना, अशांत भी 2 प्रकार के होते थे। एक कोई चीज़ था कि एक निश्चित टर्म के बाद उसी संख्या का रिपीटेशन होने लगता था, है ना, और एक ऐसा था कि उसका रिपीटेशन कहीं नहीं होता था, है ना। तो कुल मिला के मैं कहूँ तो 4 प्रकार के दशमलव हुए, मतलब सॉरी 3 प्रकार के। फर्स्ट वाला पहले तो 2 कैटेगरी का, शांत और अशांत, फिर अशांत को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है ना। रिपीटेशन नॉन डेसिमल बोलते हैं, और नॉन रिपीटेड डेसिमल उसको हम लोग बोलते थे। तो खैर इस पर हम लोग क्वेश्चन आएगा हम लोग का दशमलव को जज करने को, या बहुविकल्पी प्रश्न बन सकता है कि दिए गए संख्या ये बताइए कि शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है ना। तो दशमलव हमें चेक करना। अगला 4th वाला जो पॉइंट बनेगा, शांत और अशांत दशमलव, है ना, शांत और अशांत दशमलव। ये भी आप लोग इससे चेक करके जाएंगे, ठीक है ना। काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, आप लोग क्वेश्चन बराबर मिलेगा और आसान से आप कर पाओगे किसी चीज़ को, है ना। तो चलते हैं आगे, अब चलेंगे दूसरे टॉपिक्स में, जो कि आपका पॉलिनोमियल्स है, बहुपद है। ये फर्स्ट टॉपिक से इतने क्वेश्चन आपको बनेंगे जो मैंने भी बताया जस्ट। अगला टॉपिक्स आपका है दूसरा चैप्टर, जो इसका है चैप्टर का नाम दूसरा आपका बहुपद है, जिसको हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। इस पर हम लोग बात करेंगे। इसको हटा दे रहा हूँ फटाफट। क्लास 9th वाले भी अपना टॉपिक्स नोट करते चलेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम हम लोग को याद हो जाएगा। मैं 1 by 1 चैप्टर टू चैप्टर चला हूँ। दूसरा चैप्टर इसमें आप लोग पढ़ना है क्या, बहुपद। पोलिनोमियल। चलिए, पोलिनोमियल से क्वेश्चन जो बनेंगे वही हम लोग बात करेंगे, अदरवाइज हम किसी भी बात नहीं करेंगे कि क्या होते हैं पोलिनोमियल्स। ये सब प्रश्न तो नहीं बनेंगे। हाँ, एक बात आएगी कि उसमें बन सकता है कि जो भी 4 ऑप्शन दे रखेगा, फर्स्ट वाला बहुपद है कि नहीं है। बहुपद पहचानना है आपको। क्या बहुपद, पहला जो टॉपिक बनेगा, इसको आइडेंटिफाई करना है कि निम्न में से दिए गए व्यंजकों में बहुपद कौन कौन से हैं। आपको बहुपद आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना है।
मैंने कुछ ऐसे दे रखेगा, उसमें से आपको चेक करना है। हमने बताया क्या था, किसी भी पॉलिनोमियल्स में अगर जो वेरिएबल्स दे रखे हैं, अगर उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको हम कह पाएंगे कि ये मेरे पास क्या है आपका, ये कैसा मेरे को है आपका, ये बहुपद के केस में जाता है। किसी केस में ना तो किसी भी दिए गए व्यंजन की पावर ऋणात्मक होनी चाहिए, ना मतलब आपका परिमेय संख्या के फॉर्म यानी भिन्न के रूप में होना चाहिए, केवल और केवल धनात्मक कोई संख्या होनी चाहिए। तब उसके समय हम उसको क्या बोलते थे, उसको हम लोग क्या बोलते थे कि वो दिए गया जो भी होगा वो बहुपद कहलाएगा। एक क्वेश्चन बनता है, अगर बन गया रेयर केस में बाय द वे से, तो आपको उसका ध्यान रख के करना होगा काम, है ना। तो केवल 1 2 3 4 5 समथिंग ऐसा टर्म होना, दशमलव वगैरह कुछ भी नहीं होना, बटा वाला पाम कुछ नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। दूसरी बात, इससे क्वेश्चन आपको बनता क्या बहुपद से, अगर बहुपद है तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं पूछेगा 1 घाती 2 घाती 3 घाती ये बताइए वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये बन पाएगा, इससे जो क्वेश्चन बनता है दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे इस वाले टॉपिक्स में, जो आपका यूज़ है वो आपको ग्राफ मेथड से, अगर कोई ग्राफ गिवन है तो उसका सलूशन पूछ सकता, शून्य जिसको हम लोग पूछते हैं। जैसे हुआ क्या, अगर मेरे पास ये कोई ग्राफ ऐसा दे रखा है, दैट इज एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस, अगर ऐसे कोई मेरे पास ग्राफ दे रखा है तो ऐसे फिगर बना के दे सकता है। जैसे ये मेरे पास कोई ग्राफ ऐसा दे रखा है, या मैं ऐसा कह दूं कि ये मेरे पास कोई ऐसा ग्राफ है, या कोई मेरे पास ऐसा ग्राफ है, या कोई मेरे पास ऐसा ग्राफ है, और या कोई मेरे पास ऐसा ग्राफ है। ऐसा ग्राफ दे रखे तो इसमें शून्य पूछ सकता है, जीरोज पूछ सकता है कि इस वाले ग्राफ में जीरोज के नंबर्स क्या हैं, है ना। तो जीरोज के नंबर को लिए हम लोग करते क्या, सिंपल सी बात है कि हम लोग करना क्या है, एक्स एक्सिस को देखना है। क्या चेक करना है, एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को दिया गया कर्व कितने जगह पर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को दिया गया कर्व कितने स्थान पे कट कर रहा है, जितने स्थान पे कट करेगा वो उसका उतना सोल्यूशन बनेगा। जैसे मैं बात करूँ इसमें, ये मेरे पास यही एक्स एक्सिस है, इसको एक्स डैश और इसको एक्स बोलते हैं, दैट इज ओरिजिन, इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ओ होता और सॉरी वाई होता और ये वाई डैश, इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं और इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो हमें वाई एक्सिस से मतलब नहीं, एक्स एक्सिस को देखना, एक्स एक्सिस को ग्राफ कितने बार कट कर रहा है। जैसे यहाँ पर अगर मैं देख पा रहा हूँ तो ये मेरे पास ये ग्राफ है, ये कर्व मेरे को दे रखा है, और ये एक्स एक्सिस कितने बार कट कर रहा है 1 बार। तो इसका जो शून्य होगा, जो सोल्यूशन होगा, वो जो जीरोज होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो इसके सोल्यूशन कितने होंगे, 1 होंगे, यानी इसका जो शून्य होगा कितना होगा, 1 होगा। इस वाले में बात करूँ तो इसमें भी कितने बार कट कर रहा है, 1 बार कर रहा है, तो ये भी 1 होगा। इसमें देख पा रहे हो तो आप लोग कोई भी 1 बार नहीं काटा तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। इसमें अगर मैं देख पाऊँ तो कितने बार कट रहा है, 2 बार, तो इसके 2 शून्य होंगे। इसको कितने बार कट कर रहा है, 3 बार, तो ये क्या होगा 1 2 3, तो इसके कितने शून्य होंगे, 3 बनेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बाय द ग्राफ पे बन सकते हैं मे बी, है ना। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। कभी कभी पूछ लेता है स्थिति में, अब इसका जो जनरल इक्वेशन होता है, अगर जनरल इक्वेशन की मैं बात करूं क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन में, या द्विघात बहुपद जो होता है, या त्रिघात बहुपद में, अब वो बहुपद आप लोग डिवाइड किए थे, मैंने 2 प्रकार के डिवाइड किए थे, एक आपका पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। तो जो भी प्रकार के बहुपद हो सकते हैं, मे भी मिला जुला कुल 6-7 प्रकार के बनेंगे। अभी इन जनरल में जो हम लोग को पढ़ना है, यानी 1 घाती 2 घाती त्रिघाती, यानी इसको बहुपद बोल देंगे, 1 पदी 2 पदी और त्रिपदी बहुपद बोल देंगे, है ना। तो 1 पद वाला 1 पदी, 2 पद वाले 2 पदी, ऐसे जैसे घात पे डिफाइन होगा तो 1 घाती 2 घाती 3 घाती, तो डिफाइन ऐसा होता है, जो कि आप लोगों को मिलेगा वीडियो, सब आप लोगों को पता है। चलते हैं थोड़ा सा, मैं आगे उछलते कूदते हुए आगे में की तरफ चलता हूँ। कभी कभी बाय द वे से पूछ लेता है, मैं भी पूछता पाछता नहीं, जो टॉपिक्स मैं इसको बता दे रहा हूँ। जैसे दे दिया जाए क्या, ये आपका x प्लस का y = 7, इसको मुझे ग्राफ खींचना है। क्या कहे दे, अगर इसको मुझे प्लाट करने को, ग्राफ प्लाट करने को दे दे, तो इसको हम लोग ग्राफ को प्लाट कैसे करेंगे। तो इसको ग्राफ को प्लाट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक वेरिएबल मान लेते हैं, मतलब एक इंडिपेंडेंट दूसरा डिपेंडेंट मान लेते हैं वेरिएबल, क्योंकि 2 वेरिएबल है, एक पे दूसरा डिफाइन होने लगता है। जैसे मैं बात कहूँ क्या, इसको लिखना चाहूँ तो y = 7 माइनस का x कह दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो x है उसको इंडिपेंडेंट बोल देते हैं, इंडिपेंडेंट मतलब ये स्वतंत्र राशि हो गई, और इसको परितंत्र क्यों, क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू इसमें मैं डालता जाऊंगा और y की वैल्यू मुझे मिलती जाती है, तो 2 कोऑर्डिनेट मिलेंगे। जैसे मैं ग्राफ की तरफ आप लोगों को बताया, अगर आप लोग देखे होंगे क्लास 10th वाले, तो वहाँ पर हम लोग बात किए थे कि ये ऐसा 2 कॉलम बनाया और इसमें y लिखा, और यहाँ पर ये y की वैल्यू लिख दिया, क्या y = क्या 7 माइनस का x, जबकि यहाँ पर x डालो x। अब x की वैल्यू हम लोग जैसे पुट किए, x की वैल्यू अगर 0 रखें तो y की वैल्यू कितना मिल गया 7।
अगर यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखूँ, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू क्या मिल गया 7। आपको आप ये मत सोचो कहाँ से रखा जा रहा है, मैं स्वयं रख रहा हूँ, आप लोग भी स्वयं रख के निकालोगे ये सब, है ना। तो मैं छोटी क्वांटिटी से नंबर लगा 0 फिर 1 फिर माइनस का 1 2 फिर माइनस का 2, ऐसे लंबी क्वांटिटी लिखोगे तो थोड़ा सी समस्या होगी ग्राफ को बनाने के लिए। छोटी क्वांटिटी का आसान सा आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे को 2 कोऑर्डिनेट आ गए, क्या आ गया 0 कामा का 7 और दूसरा मिल गया मेरे को 7 कामा का 0। अब इसी की सहायता से मैं एक ग्राफ प्लॉट कर पाऊंगा। अब ये मैं इससे ये भी पता कर पाऊंगा कि मेरे पास जो दिया गया समीकरण है, ये जो मेरे पास दिया गया वैल्यू या समीकरण है, ये कैसा है, स्ट्रेट फॉर्म होगा कि कर्व फॉर्म होगा, क्या फॉर्म किस तरह से फॉर्मेशन करेगा। तो सीधी सी बात है, इसके वेरिएबल इसकी पावर कितने 1 है तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होने वाला, सिंपल सी बात है। स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो लीनियर होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण। 2 तो वेरिएबल्स है बट इसका स्ट्रेट लाइन होगा, जैसे भी ग्राफ रहेगा स्ट्रेट रहेगा। तो इसको ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम लोग ऐसे कर पाएंगे। अगर ये मानते हैं ये क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या दे रखा है, एक्स एक्सिस पे कुछ भी दूरी नहीं चला है, वाई पे 7 चला है, तो मैं कुछ सपोज कर लेता हूँ ये क्या हो जाएगा 0 कामा का 7 पॉइंट आया। और इधर क्या है 7 एक्स पे चला, वाई पे कुछ भी नहीं चला, वाई पे कुछ भी नहीं चला, केवल 7 पे चला, इस पे चला है, तो ये हो जाए क्या 0 कामा का 7 कामा का 0। ये हो गया। अब इन दोनों को ऐसे मैच करा दो, देख रहे हो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दे दिया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना। तो इस तरह से इसको किया जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, जो हम लोग को पूछता पाछता है काफ़ी ज़्यादा। अभी तक ये थे केवल ऐसे ही थे। अगला टॉपिक से जो है आपका रिलेशन है आपका, जो कि हम लोग को पढ़ना है और आप लोग को जानना है। और इसी क्वेश्चन से, इसी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं उसको हम लोग बात अभी जस्ट कर, इसको हटा दे रहा हूँ। टॉपिक्स थे इसका ग्राफ, है ना, प्लॉटिंग ग्राफ, इसका जो सेकंड था ग्राफ खींचना, या ग्राफ के माध्यम से क्या करेंगे कि हम जीरोज को फाइंड करेंगे। अगला टॉपिक नेक्स्ट वाला जो हम लोग अभी बात करने वाले हैं, ये मेरे को रिलेशन है बहुत प्यारा सा। किसी भी 2 शून्यक में रिलेशन, मुझे क्या क्या रिलेशंस होते हैं उसको हम लोग बात करेंगे, है ना। शून्यकों में रिलेशन, शून्यकों में संबंध, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे वो भी देखते चलना आप लोग। इसमें शून्यकों में संबंध क्या होता है, जैसे मैं कह लूँ कि अगर मेरे पास कोई भी एक आपका इक्वेशन दे रखा है, लीनियर इक्वेशन दे रखा है, अगर उस लीनियर इक्वेशन के लिए मुझे कुछ वैल्यू फाइंड करना है तो कैसे मैं कर पाऊंगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन दे रखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण दे रखा, ऐसा कुछ इन जनरल इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं। ax² प्लस का bx प्लस का ax प्लस का bx प्लस का c = 0। इसको हम लोग जनरल इक्वेशन बोलते हैं, या हम लोग व्यापक समीकरण बोलते हैं किसका, 2 चर वाला द्विघात समीकरण। तो अगर ऐसा है तो इसमें हम ये भी आप लोग पढ़े थे कि किसी भी दिए गए वेरिएबल की जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतना मुझे सोल्यूशन भी चाहिए। अगर यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है तो इसका 2 सोल्यूशन आएगा, 2 शून्य मिलेंगे, पक्की बात है। अब 2 शून्य मिलेंगे तो एक शून्य का नाम मैं इन जनरल में अल्फा लिख दे रहा हूँ कि मान लो कि इस एक्स वाले का जो पहली सोल्यूशन आएगा वो अल्फा होगा और जो दूसरा सोल्यूशन आएगा एक्स का वो क्या होगा, बीटा मानते हैं। अल्फा और बीटा ये दिए गए, इसको हम लोग शून्यक नाम देते हैं। इसको, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यक, जिसको जीरोज कहते हैं, है ना, या हल बोलते हैं, है ना, या एक्स की वैल्यू बोलते हैं, कुछ भी कह लो चलेगा। अगर यह है तो इस पे 2 मेरे को रिलेशन आता है क्या, कि दोनों शून्यकों का गुणनफल और योगफल का। अगर इन दोनों शून्यकों का मैं योगफल निकालूं तो डायरेक्ट फार्मूला होता है दोनों शून्यकों का योगफल। और योगफल का मतलब होता है कि दोनों नंबर्स क्या होंगे, जुड़ेंगे। एक अल्फा था दूसरा बीटा, तो अल्फा प्लस का बीटा = फार्मूला क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है इस केस के लिए। आप लोग क्वेश्चन को जान के रखिए। क्वेश्चन एक बनता है, कैसे बनता है आगे मैं बात करूंगा अभी। जैसे यहाँ पर क्या होता है, माइनस का x का गुणांक बटे का क्या होता है, x² का गुणांक। मैंने क्या कहा,
माइनस के साथ एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक में भी अगर मैं कह पाऊँ यहाँ से, अगर आप भी देख पा रहे होंगे कि एक्स का गुणांक इस वाले में कितना है, बी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए है। ए और बी कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, में भी 1 2 3 4 5 7 8 9 10 1/2 एसेट्रा एसेट्रा कुछ भी हो सकते हैं, में भी। अगर मैं यहाँ से बात करूँ इसको, तो मैं अगर इनमें लिखूँ तो माइनस का तो फॉर्म था ही चिन्ह, यहाँ पर बी आएगा और यहाँ पर आएगा ए। अब यहाँ से एक फॉर्म यहाँ से स्टैंडर्ड हमने निकाल लिया कि दोनों मूलकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपान का ए, जो कि बी क्या है, एक्स का गुणांक है और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। दूसरी बात क्या बनती है, दूसरा होता है दोनों शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, दोनों शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, गुणनफल मतलब गुणा अल्फा इंटू का बीटा, माने गुणा पहला मूल गुणे का दूसरा मूल बराबर क्या होता है, कोफिशिएंट यानी गुणांक पद बटे का, या ऐसे कर पाए हम लोग, क्या कर पाए, यहां पर मैं कह पाऊं गुणांक बटे का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये तो बात आपको बैठा लेना चाहिए। अब यहाँ से इसका मैं इन जनरल में निकालूँ, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, और गुणांक पद कितना है इस समीकरण में, इस समीकरण में गुणांक पद कितना है, आ जाइए सर जी, इस गुणांक पद में कितना दे रखा है, गुणांक पद कितना है, सी है, क्या है, सी है। तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग क्या, सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए है। तो ये मेरे को यहाँ से एक फॉर्म आ जाएगा। ये बहुत प्यारा सा रिलेशन आपका है, क्वेश्चन बन पड़ता है कहीं कहीं के पर, और कैसे बनेगा वो भी मैं बात अभी कर रहा हूँ। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से इसके आ जाएंगे, मतलब दो फॉर्म यहाँ से आते हैं जिसपे क्वेश्चन हम लोग पुटअप कर किया जाता है और पूछा भी जाता है। बहुत अच्छे, चले आगे। बकिया द्विघात समीकरण से आप लोग क्वेश्चन हम लोग जानते भी, ऐसा भी है कि अगर कहीं पर भी आया इसका फैक्टर, अब जैसे मैं कहूँ कि वो शून्य क्या होंगे, शून्य की मैं बात करूँ कि जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लूँ, क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का, इसको मैं 5 कर दे रहा हूँ, 5x प्लस का 6 कर दे रहा हूँ बराबर का 0। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे को है तो इसको हम लोग फैक्टर करना सीख गए हैं, फैक्टर करना सीखे हैं। अगर मैं इसको फैक्टर करूं, वही फैक्टर क्या, जैसे यहाँ पर अगर मैं फैक्टर इसको कर पाऊं तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x धन का कितना 2x धन का 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से अगर इसको मैं करना चाहूँ तो अगर x कॉमन लूँ तो x प्लस का 3 बनेगा, और यहाँ पर 2 कॉमन लूँगा x प्लस का 3 बनेगा बराबर का 0। अगेन अगर x प्लस का 3 मैं कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पर बच जाएगा x, यहाँ पर बचेगा 2 बराबर का 0। अगर ऐसा कंडीशन है तो ये कहता है, कोई भी कहीं पर बात भी होगी, अगर किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल 0 अगर हो रहा है तो पक्की बात है या तो ये 0 रहा होगा या तो ये 0 रहा होगा, क्योंकि आप लोग जानते हो कि संख्या का अगर 0 में गुणा करेंगे तभी 0 आएगा, अदरवाइज ऐसा कोई चांस नहीं बनता। तो यहाँ से इसलिए कंडीशन हम लोग लिखते हैं क्या, यदि अगर ऐसा हो तो यदि x प्लस का 3 बराबर का 0 हो तो कहने का मतलब x की वैल्यू कितनी रही होगी, माइनस का 3। इसी को हम लोग बोलते हैं शून्य बोलते हैं, इसी को रूट बोलते हैं, हल बोलते हैं, यही है मेरे को। दूसरा क्या बन जाएगा, यहाँ से बनेगा एंड। अगर ये नहीं, अगर इसको अब मानूं, अगर यदि क्या x प्लस का 2 इसको बराबर अगर मैं 0 मान ले रहा हूँ, अगर इसकी वैल्यू 0 रही होगी तो 0 गुणे समथिंग नंबर बराबर का 0, तो यहाँ से एक वैल्यू आ जाती है x बराबर क्या, माइनस का। यही दोनों शून्य हैं जो हम लोग इसमें अल्फा और बीटा माने हैं। पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, और दूसरे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। ये कंडीशन लगा के चेक आउट कर लो, अभी देखो रिजल्ट तुरंत आ जाएगा। ऐसा ही देखो क्या मैंने कहा, फार्मूला यही कहता है कि दोनों मूलकों का योगफल, दोनों मूलकों का योगफल क्या होता है, यानी अल्फा प्लस का बीटा कितना आ जाएगा, माइनस का x का गुणांक बटे कितना है 5 बटे का x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, तो आया माइनस का 5। और अल्फा और बीटा की वैल्यू मैं निकाल बैठा हूँ, कितना है, अल्फा की वैल्यू माइनस का 3 और बीटा की वैल्यू माइनस का 2, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5। क्या इस वाले के बराबर आ गया है, बोलो आया है कि नहीं आया है। ये राइट था और ये लेफ्ट था, ये राइट था और ये लेफ्ट था, है ना, अच्छा सॉरी, ये राइट आपका, ये लेफ्ट है और ये राइट है ना। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर, ये कहने का मतलब था, है ना। तो इस तरह से इसको निकालते हैं। आगे चलते हैं, एक प्यारा सा और इस पर हम फॉर्म बनाएंगे जो कि आप लोग में है नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये सिलेबस से निकाल दिया गया है। एक फार्मूला और आता है, जैसे ये होता क्या है, अगर मान लो कि कहीं पर मेरे पर दोनों मूल दिए हैं, अल्फा और बीटा दोनों मूल दिए रखे हैं,
अल्फा और बीटा दोनों मूल दे रखे, अगर इसको फॉर्मेशन करने को कह रहा है कि क्वेश्चन को फॉर्मेशन करिए, तो सिंपल सा फार्मूला होता है, आप लोग उसको बैठा लो, एक्स स्क्वायर प्लस का अल्टरनेटिंग में प्लस, फिर ये माइनस आएगा, दोनों मूलकों का योगफल इनटू का एक्स, फिर प्लस माइनस फिर प्लस, है ना, क्या, दोनों मूलकों का गुणनफल बराबर का 0। ये अगर कहीं मूल दे रखे हैं यानी शून्य दे रखे हैं, जीरोज दे रखे हैं, अगर मुझे इक्वेशन फाइंड करना है तो ये फॉर्म, जैसे ये कह दूं कि मेरे पास दो मूल दे रखे हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू, तो मैं इक्वेशन फाइंड करना चाहूँ ये वाला ना, तो सिंपल इसी पे रखो, होगा क्या, एक्स का स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा, अल्फा की वैल्यू कितना माइनस का 3, बीटा की वैल्यू कितना माइनस का 2, इंटू का एक्स, फिर प्लस का दोनों मूलकों का गुणनफल यानी माइनस का 2 गुणे माइनस का 3 बराबर का 0। देखो ये क्वेश्चन निकल कर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का ये क्या होगा, माइनस माइनस का क्या होगा, 3 2 का 5, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 का एक्स आ जाएगा, और माइनस में माइनस को गुणा करोगे प्लस होगा, 3 2 का 6 बराबर का 0। देखो फिर से आ गए, मेरे को मिल गया, ये मिला। तो ये था इक्वेशन फॉर्मेशन करने का फार्मूला। अगर मुझे को दोनों रूट्स दे रखे हैं तो इस पे हम लोग इस तरह से बात करेंगे, और स्टैंडर्ड कैसे क्वेश्चन बनेंगे हम लोग आगे बात करते हैं। इसको हटा रहा हूं, जल्दी करिएगा। और क्या इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनेंगे उस पर हम लोग चर्चा पर चर्चा कर ले रहे हैं, फटाफट जल्दी करिएगा। लेकिन टाइम कम है क्योंकि रिवीजन का टाइम है, अब पेपर ज़्यादा दूर रह नहीं गया है। बस आज कितना तारीख हो गए हैं, 25 से 4 का 25 5 का सॉरी 28 का, 25 दिन का 28, मिला जुला के कुल 3 दिन बचे हुए हैं। फास्ट करिए, क्विक। चलो आगे चलते हैं। अब इसमें तो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि देखता हूँ कुछ क्या बचा, छूटा उठा है कि नहीं, नोट करते चलो। चलिए बहुपद में अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक यहाँ पर शायद छूटा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, जो आप लोग से क्वेश्चन में आगे वाले बात करेंगे हम लोग। अगला नेक्स्ट टॉपिक आपका है दो चर वाला रैखिक समीकरण। हेडिंग बनाइए, दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। चलो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बात करेंगे। काफ़ी प्यारा से इस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इस सबको करना तो जरूर पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन अगर दो चर वाली बात मैं कहूँ तो अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो मुझे मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए जिससे हम किसी की भी दिए गए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर पाऊँ। तो इसका मैंने पहले सिंपल सा जनरल सोल्यूशन लिख दे रहा हूँ, सॉरी जनरल इक्वेशन लिखता हूँ। क्या होता है मेरे को, ये दो चर वाले a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर में 0 मान लेना, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट होता है। ये जनरल इक्वेशन इसी कैटेगरी के रहेंगे जहां पर a1 b1 c1 क्या है, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते। अगर मुझे एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसको सॉल्व करने के लिए कम से कम मुझे 2 इक्वेशन तो चाहिए। एक इक्वेशन ये होता है, दूसरा इक्वेशन हम बात कर लें जो दूसरा है, इसी को मैं ऐसे ही जनरल में डिफाइन कर बैठता हूँ। क्या, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर का 0, दैट इज नेक्स्ट और अगेन सेकंड इक्वेशन। ये मेरे को इसको हम लोग व्यापक समीकरण बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण को। इसमें कुछ कंडीशन है, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ कुल, अगर कोई दो मेरे पास ऐसे दो चर वाले समीकरण दे रखा है, इसको सॉल्व करने के लिए कुल अभी हम लोग 3 मेथड, एक ठो लेके 4 पढ़े थे बट 3 पे मैं बात कर रहा हूँ। 3 कंडीशन थे यानी 3 मेथड्स थे, जो कि फर्स्ट
फर्स्ट आपका था क्या, इसको हम लोग बोलते थे क्या, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन कह लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि। पहले प्रतिस्थापन विधि से हम इन दोनों में से x की वैल्यू निकालते थे, और दूसरा क्या था मेरे को आपका, दूसरा विधि था विलोपन विधि। क्या था, विलोपन विधि, विलोपन विधि। इन सभी की वीडियो अगर आप लोग को देखना है तो चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दे रखा हूँ, वहाँ से आपको 1 बाय 1 टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। प्रतिस्थापन विधि से किसी दिए गए दो चर वाले इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, विलोपन विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है, और एक है वज्र गुणनफल, गुणनखंड विधि। ये 3 है, 3 मेथड है। 3 मेथड पे हम लोग क्या करेंगे, इनको सीखा जाता है किस तरह से इसकी हम लोग वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, किसकी किसकी, एक्स और ठीक है ना, मतलब हल निकालने का ये सिंपल सा कंसेप्ट होता है। दूसरी बात आगे जो बनता है, पहला तो ये होगा कि दिए गए दो चर वाले समीकरण को हल कीजिए, क्या है, सोल्यूशन फाइंड करना होता है। तो इनमें से किसी भी मेथड को आप लोग लगा सकते हो। अगर प्रतिस्थापन विधि से आपको इजीली पड़ रहा है तो किसी एक की x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल करके उसमें रख दीजिए, तो इस तरह से कर पाएंगे। या तो दूसरे विधि होती है, किसी एक वैल्यू को हम लोग क्या करें, गुणा भाग या इक्वल है या अपोजिट में है तो उसको हम लोग काट सकते हैं, तो एक की वैल्यू वहाँ से आएगा। और व्रज वाले के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। अभी जस्ट एक मैं यहाँ इसी को एग्जाम्पल के थ्रू बना ले रहा हूँ। इसके लिए ये वाला कंडीशन को मैं यहाँ फॉर्म में इसका लिख दे रहा हूँ, क्या किस तरह से होता समझिएगा आप लोग। सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले जो भी दिया गया इक्वेशन हमारे पास रहेगा दो चर वाला, उसमें हम एमुलेट करेंगे, मतलब निकाल पाएंगे या जान पाएंगे कि a1 b1 c1 की वैल्यू क्या दे रखा है। फिर इसके बाद दूसरे से कंपेयर करेंगे a2 b2 और c2 की वैल्यू क्या होगी, इसको हम लोग निकाल पाएंगे। निकालने के बाद हम लोग को सिंपल से फार्मूला होता है कि अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो x बटे का सिंपल सा तरीका, एकदम देखो रटने का कुछ भी नाम नहीं, केवल आप समझो। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये a1 ऐसे लिखता हूँ, a1 b1 c1, यहाँ पर लिखता हूँ a2 b2 और c2, ऐसे आपको लिखना है। मुझे अगर इसकी वैल्यू चाहिए x वाले के, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या, x बटे का, ऐसे बटे का। इसको हाइड करके रखेंगे ऐसे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ऊपर वाला गुणा करेंगे तो b1 c2 माइनस का क्या, b2 c1, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, बीच में माइनस का साइन लगेगा, नो सॉरी, ये इसको हम लोग x बोलते हैं। फिर बीच में बराबर लगाएंगे साइन, क्या, इसका बराबर का साइन लगाएंगे। फिर अब मुझे y की वैल्यू निकालना है, किसकी, y की वैल्यू निकालना है, तो ये वाला b वाला टर्म किसका होता है, y का होता है। यहाँ पर मैं लिखूंगा बटे, ऊपर y बटे का, इस वाले बीच को हाइड करके रखूंगा, कैसे हाइड करके रखूँ। अब इसका गुणा नीचे से ऐसे ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, a2 c1 माइनस का, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करना है, तो a1 c2, बोलो हाँ या ना, बहुत अच्छा। अब ये लास्ट वाले टर्म को कांस्टेंट पद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अचर पद बोलते हैं। अचर पद के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना होता, एक ऊपर लिखेंगे 1 अपान का, ये इसको ऐसे हाइड करके रखेंगे। क्या करेंगे, लास्ट वाले टर्म को हाइड करेंगे, इसका गुणा ऐसे, फिर इसका गुणा ऐसे, है ना। तो a1 b2 माइनस का a2 b1, ये आपका व्रज गुणनखंड करने का सिंपल सा मेथड्स है, और बहुत इजीली पूरे किसको हम कर भी पाएंगे। जहाँ पर a1 b1 c1 c2 इसी से कंपेयर करेंगे, जो भी इक्वेशन दे रखेगा उसकी वैल्यू आ जाएगा। मैं कंपेयर करके निकालना भी बता दे रहा हूँ कैसे आएगा। मान लो मे भी अगर मैं कहूँ x प्लस का 3y धन का 7 बराबर का 0, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा 2x प्लस का 3y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मेरे को सेकंड है। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका, ये वाला लगाओ, ये वाला लगाओ, ये वाला कोई भी लगाओ। अगर यहाँ पर तीसरे वाले के हम लोग मेथड अगर इस पर लगाएंगे तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, a1 b1 और c1 चाहिए। तो यहाँ को हम लोग कंपेयर करते किससे, a1 इस वाले से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर x के बाद कौन से कोई कुछ नंबर नहीं है, तो यहाँ पर a1 की वैल्यू कितना दे रखा है, 1, और यहाँ पर b1 की वैल्यू कितना दे रखा है, जो y के सामने गुणांक है 3, और ये कांस्टेंट है c1 की वैल्यू कितना, 7।
वैसे इसका निकाल पाएंगे हम लोग। A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, बोलो। B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। जैसे इन सब की वैल्यू मुझे को मिला, इसमें रखेंगे। रखने के बाद करना क्या है, एक बार इसको और इस वाले कांस्टेंट पद को लेकर सॉल्व करोगे x की वैल्यू आएगी। मैंने क्या कहा, इसको और इसको एक बार, यानी जो x वाला वेरिएबल्स x वाला और ये लास्ट वाला कांस्टेंट वाले पद को लेके सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगा। अगेन इस y वाले को लेके इसके साथ करोगे तो सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि मुझे x और y की वैल्यू चाहिए। तो ये इस तरह से हम लोग आसान पूर्वक सॉल्व कर पाते हैं। और कुछ इसमें बातें आगे चलता हूँ नेक्स्ट वाले टॉपिक्स पे। इसी का आगे है कुछ रिलेशंस होते हैं, कैसे मैं कर पाऊँ या जान पाऊँ कि मेरे पास समीकरण जो दे रखा है कि इसका सोल्यूशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या इसकी क्राइटेरिया होती है, उसको मैं बात करने वाला हूँ। इसको फटाफट हटा रहा हूँ, जल्दी से करिए। 10-15 सेकंड का टाइम आप लोग को दे रहा हूँ, जल्दी से नोट करना, नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे चलता हूँ फिर, जल्दी चलिए जल्दी चलिए, अभी बहुत सारे ढेर सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, अभी ढेर सारे टॉपिक्स बचे हैं, जल्दी करिए। अभी तो दूसरा ये शायद तीसरा चैप्टर है, क्या चल रहा है, जल्दी चलिए। कुल मिला के शायद 15 चैप्टर हैं। हाँ क्या करे हो, बिल्कुल चिन्ह के साथ लिखा जाए, बिल्कुल चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर कोई कहीं पर माइनस रहेगा तो माइनस के साथ आएगा, है ना, साइन के साथ लिखा जाएगा। ये ध्यान रखना, साइन के साथ रह जाएगा। हटाओ, चलिए इधर से मैं ये तीनों को सॉल्व करने का जो मेथड से इसको हटा दे रहा हूँ। ये वाला आप लोग नोट करके अवश्य रखिएगा। सिंपल सा तरीका किसी चीज़ को सॉल्व करने का, वृज गुणनफल, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं हम लोग, है ना, 2 चर वाले एक ही समीकरण को सॉल्व करने का। चलिए उधर का आप लोग काम करते रहिए, इधर तब तक हम लोग चलते हैं। क्या चलते हैं समझिएगा थोड़ा सा। अगर ये मेरे को 2 इक्वेशन दे रखा है, अगर ये 2 इक्वेशन हम लोग को दे रखा, अगर हम लोग इसको ऐसे ही सॉल्व करना शुरू करिए तो हम लोग को बेवकूफ़ी होगी। क्यों बेवकूफ़ी को मैं बता रहा हूँ। अगर ये है तो इस पर कुछ 3 कंडीशन होते, 3 कंडीशन में, जैसे मैं बात कहूँ कि अगर ये मेरे को दैट इज ये आपका एक्सिस है, मतलब एक्सिस का हम लोग का प्लेन है। अगर प्लेन है तो मेरे को 2 रेखा दे रखी है, तो 2 रेखा को 3 प्रकार से हो सकती हैं। या तो दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं, या दोनों रेखा एक दूसरे को काट सकती हैं, या दोनों रेखा एक दूसरे पे ही हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, 3 कंडीशन बनते हैं। अगर मानो कि मेरे पास ये L लाइन से है, यानी L रेखा है, और एक मेरे पास ये M रेखा है। अगर ये L और M रेखा अगर ऐसे एक दूसरे के समानांतर हैं, मतलब बराबर हैं, अगर बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, इसका कोई सोल्यूशन होगा नहीं। क्योंकि अभी हम लोग पढ़े थे कि अगर लाइन 2 लाइन मेरे पास गिवन है, वह दोनों लाइन अगर एक दूसरे को जितनी बार टच से करेगा, यानी जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, उतना उसके सोल्यूशन मिलेंगे, उतना उसके हल होंगे। जितनी बार अगर कोई भी ऐसा भी रेखा हो कि एक दूसरे को ना ही काटे, ना ही काटने का मतलब क्या है कि उसके बीच की दूरी कहीं घट नहीं रही होगी। जब उसके बीच की दूरी घटेगी नहीं तो उस वाले रेखा का क्या नाम हम लोग देते हैं कि ये दोनों रेखा एक दूसरे के समानांतर है। कैसी है, समांतर। समांतर का कंडीशन यही होता है भैया कि अगर कोई मेरे पास 2 रेखा हैं, इन दोनों रेखाओं को तभी समांतर रेखा कहते हैं कि यदि इन दोनों रेखाओं को दोनों साइड बढ़ाते चले जाओ और कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। इंटरसेक्ट ना करने का तात्पर्य क्या है कि इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। क्या होगी, बराबर होगी, इक्वल होगी। तो उस केस में ये काटते नहीं एक दूसरे को। जब नहीं काटेगा तो सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। अभी तो हम लोग ऐसे जरूर, इसमें कैसे समझ पाएंगे, समीकरण में कैसे मैं समझ पाऊंगा हाँ कि ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, क्या कंडीशन होता है। और दूसरी बात, अगर ये ऐसा है तो अगर समानांतर नहीं है तो कहीं ना कहीं तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, एक ही बार में करेगा, ऐसा हो सकता है। अगर दोनों रेखाएं ऐसे एक दूसरे पे कहीं पर आ गए, मान लो कि ये दोनों रेखाएं एक ही पे यानी एक ही पे हो गए, L और M, तो क्या कंडीशन बनेगा। तो माने ये कंडीशन हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो कंडीशन हम लोग आगे बनाएंगे कि 2 रेखाओं के प्रतिबंध है। चलो प्रतिबंध में क्या हम लोग लिखेंगे, समझो ध्यान से, सॉरी। चलिए
अब है क्या करने, जैसे दो यहाँ पर तीन कंडीशन होते हैं, क्या क्या कंडीशन समझना आप लोग, क्या क्या कितने हल होते हैं। तीन कुल मिलाकर तीन इसकी प्रतिबंधें होती है। पहला प्रतिबंध ये है कि अगर ऐसा मेरे पास ये है कि A1 और A2 यानी A1/A2 यानी फर्स्ट वाले का फर्स्ट का रेशियो और सेकंड वाले का यानी B1 का B2 का रेशियो और तीसरे वाले का C1 का C2 का रेशियो, पहला। फिर दूसरा कंडीशन भी मैं इसको लिख रहा हूँ, पहले कंडीशन मैं बना दे रहा हूँ, फिर से वही लिख दे रहा हूँ, A1 का A2 फिर B1 का B2 और C1 का C2 और नेक्स्ट एक कंडीशन इसमें है आपका तीसरा, A1 का A2 B1 का B2 और ये C1 का C2। मैंने क्या कुछ नहीं किया हूँ, यक्स पहले वाले का यक्स का कोफिशिएंट बटे कोफिशिएंट, दूसरे वाले का एक कोफिशिएंट बटे का कोफिशिएंट और तीसरे वाले का कोफिशिएंट बटे का कोफिशिएंट। अब इसी से हम समझ ये पाएंगे कि क्या ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, क्या ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, क्या ये दोनों एक ही रेखा एक ही पे आ जाएंगी, कैसे आ जाएंगी वो समझिएगा, ध्यान समझिएगा। पहला कंडीशन, अगर इन दोनों रेशियो की वैल्यू अगर सेम ना हो, ध्यान समझो, इधर नोट देखो, इसकी बात कर्म करना। अगर A1/A2 नॉट इक्वल हो B1/B2 की, इससे कोई मतलब नहीं, C1 की वैल्यू कुछ भी हो बराबर, उससे नहीं मतलब मुझे। अगर A1/A2 की वैल्यू B1/B2 की वैल्यू के बराबर नहीं होती है तो हम ये कह पाते हैं कि ये दोनों रेखा एक दूसरे को क्या करेंगी, कट करेंगी। क्या करेंगी, कट करती हैं। तो इस प्रकार की जो होंगे इसके केवल कई बार कट करेंगे। क्या कोई समांतर दो रेखाएं हैं तो उसको कई बार काटेंगी, केवल और केवल एक बार इंटरसेक्ट। जैसे मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक रेखा ये है और ये एक रेखा ये है, तो इसको कई बार ना काटेगी भाई, स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन। तो अगर कर्व लाइन होती या कर्व होती तो उसको कई बार काट सकती थी। अगर कर्व होती, ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, एक ऐसे कर्व लाइन है, तो मैं कह पाता हाँ एक से ज़्यादा बार काटेंगी। ये तो बात स्ट्रेट लाइन है भैया, तो इसको कितने बार, मैक्सिमम कितने बार काट सकते हैं, केवल और केवल एक बार। अगर ये दोनों कंडीशन है, ये अगर A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर नहीं होती है तो वह कुछ इस प्रकार से लाइन होंगे, यानी एक दूसरे को प्रच्छेदित करेंगे। क्या करेंगे, और प्रच्छेदित करेंगे तो उस केस में इसका कितने सलूशन मिलेंगे, केवल और केवल एक। इसको बोलते हैं अद्वितीय हल, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। यूनिकली सलूशन इसको मिलेगा, यूनिक सलूशन मिलेगा कब, जब ये दोनों की वैल्यू आपस में बराबर ना हो। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, प्रच्छेदित रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेद कैसे लिखा जाता है यार, ऐसा ना, ये दोनों क्या होंगे, आपकी प्रच्छेदित रेखाएं होंगी। और अगर प्रच्छेदित रेखाएं होंगी तो इसके कितने सलूशन मिलेंगे, केवल और केवल एक हल, है ना, केवल एक हल। और केवल एक हल को हम लोग क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं। दूसरी बात, अगर A1 और A2 = B1/B2 के बराबर हो, अगर ये दोनों रेखाएं ऐसे, इस दोनों की वैल्यू अगर बराबर हो गए तो बराबर हो गई, तो माने ये दोनों रेखाएं ऐसे चलती जाएंगी, ऐसे बढ़ती जाएंगी, माने एक दूसरे को कहीं पर भी काटेंगी नहीं। जब एक दूसरे को काटेंगी नहीं तो कैसी बन जाएगी, ये क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। और समांतर केस में इसका कोई हल नहीं, जब कटवाई नहीं करेगा तो मिले क्या हल, कुछ नहीं। इसके केस में कोई हल नहीं होता है, कोई सलूशन नहीं होता, हल नहीं। एक लास्ट बच गया है, ये A1/A2 की वैल्यू और B1/B2 की वैल्यू और C1/C2 की वैल्यू अगर तीनों बराबर हो जा रही हैं, माने एक पूंछ से लेकर मुंडी तक, पूंछ से लेकर मुंडी तक दोनों एक कई की रेखा पैसे आएगी, एक कई पे, तो एक दूसरे पे हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ एक रेखा ये है, दूसरा मैं इससे रेड वाले से बना दे रहा हूँ, इसी पे सेम ये इसी पे है, मान लो इसी एग्जैक्ट इसी पे है, एक दूसरे पे है। तो एक दूसरे को मतलब क्या, अध्यारोपित। अध्यारोपित मतलब क्या, इसको हम लोग बोलते हैं, अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में संपाती बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये दूसरे क्या हो जाएंगे, इसको हम लोग संपाती बोलते हैं, संपाती। और संपाती केस में कहा ये कई बार काटा था ना, जहाँ तक कुल करते हुए टच करते हैं, तो इसको अनेकों हल, बहुत सारा हल मिलता है। इस केस में जब तीनों की बराबर वैल्यू हो तो इसको बोलते हैं संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। और संपाती रेखा केस में कितने हल होंगे, अनेक हल।
जो भी वैल्यू रखते जाओगे सबका सब सेटिस्फाई करता जाएगा फटाफट से। ठीक है ना, ये कंडीशन आपको बहुत जरूरी है, इसको आप लोग याद करके रखिएगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक्स में। क्वेश्चन का सॉल्व किया जाएगा, आप लोग जानते ही हो। ये नेचर थे कि दो का हैं तो कैसे बनेंगे, क्या कैसे होगा। स्ट्रेट लाइन अगर ग्राफ खींचना हो तो ग्राफ आप आसानी से पूरा खींच सकते हो। चले आगे, अगला आपका द्विघात समीकरण है। कितना टाइम हुआ, कोई घड़ी लगाया है?